नेल्सन मंडेला का नाम सुनते ही दिमाग में एक महान नेता की तस्वीर आती है, लेकिन उनकी असली कहानी, उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में छुपी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक इंसान के संघर्ष, दर्द और अंततः जीत की गाथा है। आज हम इस अद्भुत किताब के हर पन्ने को खोलकर देखेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता बना। मंडेला की ये आत्मकथा उन्होंने अपने जेल की कोठरी में लिखना शुरू की थी। सोचिए, 27 साल जेल में बिताने के बाद भी उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। उल्टे वे अपने दुश्मनों को भी माफ करने की बात करते थे। ये किताब हमें दिखाती है कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने में है। किताब की शुरुआत होती है ट्रांसकेई के एक छोटे से गांव वेजो से, जहां 18 जुलाई 1918 को रोली लहला मंडेला का जन्म हुआ था। बचपन में उन्हें नेल्सन नाम मिला था स्कूल में। मंडेला बताते हैं कि कैसे उनके पिता एक ट्राइबल चीफ थे और कैसे उन्होंने बचपन में ही अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना सीखी थी। वे कहते हैं कि उनके गांव में सभी बच्चे मिलकर खेलते थे, जाति या रंग का कोई भेद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया में काले लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मंडेला की राजनैतिक चेतना जागी। यहीं उनकी मुलाकात ओलिवर टैम्बो से हुई, जो बाद में उनके सबसे करीबी दोस्त और साथी बने। मंडेला लिखते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा विरोध था, लेकिन यहीं से उन्होंने सीखा कि अन्याय के सामने चुप रहना भी एक गुनाह है। जोहानिसबर्ग पहुंचकर मंडेला की असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। वे बताते हैं कि कैसे वे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे और रात को लॉ की पढ़ाई करते थे। यहीं उन्होंने देखा कि कैसे अपार्थाइड सिस्टम काले लोगों को दबा कर रखता था। वे कहते हैं कि शुरू में वे सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ काले लोगों की नहीं, बल्कि इंसानियत की है। 1944 में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शामिल हुए। वे लिखते हैं कि शुरू में ANC एक बहुत ही शांतिप्रिय संगठन था, जो पिटिशन और पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बात कहता था। लेकिन मंडेला और उनके युवा साथियों को लगता था कि इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने ANC यूथ लीग बनाई और ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच अपनाने की बात कही। मंडेला कहते हैं कि वे शुरू से ही वायलेंस के खिलाफ थे, लेकिन जब सरकार ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई, तब उन्हें लगा कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। किताब में मंडेला अपनी पहली शादी के बारे में भी बताते हैं। उन्होंने एवलिन मैसे से शादी की थी, लेकिन राजनीति में बढ़ती इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनकी शादी टूट गई। वे बहुत ईमानदारी से लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को राजनीति के लिए सैक्रिफाइस किया। वे कहते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे अपने लोगों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। 1952 में डिफायंस कैंपेन के दौरान मंडेला पहली बार जेल गए। वे बताते हैं कि कैसे हजारों लोगों ने अपार्थाइड लॉज को तोड़ा और खुद को गिरफ्तार कराया। ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा और मंडेला को एहसास हुआ कि मास मूवमेंट की कितनी ताकत होती है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि सरकार कितनी ब्रूटल हो सकती है। विनी मंडेला से मिलना और उनसे शादी करना मंडेला की जिंदगी का एक और अहम मोड़ था। वे लिखते हैं कि विनी से पहली मुलाकात में ही उन्हें पता चल गया था कि यही उनकी जिंदगी की साथी हैं। लेकिन साथ ही वे ये भी जानते थे कि विनी को भी उनकी राजनीतिक कमिटमेंट के साथ जीना होगा। मंडेला कहते हैं कि विनी ने हमेशा उनका साथ दिया, यहां तक कि जब वे अंडरग्राउंड चले गए। 1960 में शार्पविल मैसेकर के बाद मंडेला को एहसास हुआ कि अब पीसफुल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। उन्होंने ANC के अंदर एक आर्म्ड विंग बनाने का फैसला किया, जिसका नाम था उमखोंटो वेसिसवे यानी स्पीयर ऑफ द नेशन। मंडेला लिखते हैं कि ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे हमेशा से नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। लेकिन जब सरकार निहत्थे लोगों पर गोली चलाती है, तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। अंडरग्राउंड जाने के बाद मंडेला को द ब्लैक पिंपरनेल कहा जाने लगा, क्योंकि वे पुलिस से बचकर पूरे देश में घूमते रहते थे। वे बताते हैं कि कैसे वे अलग अलग डिस्गाइज में रहते थे, कभी चोफर बनकर, कभी गार्डनर बनकर। ये पीरियड उनकी जिंदगी का सबसे एडवेंचरस टाइम था, लेकिन साथ ही सबसे खतरनाक भी। अगस्त 1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। वे बताते हैं कि कैसे उन्हें पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन फिर भी जब ये हुआ तो बहुत दुख हुआ। कोर्ट में उन्होंने जो स्पीच दी वो आज भी फेमस है। उन्होंने कहा था कि वो एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी के लिए जीने और मरने को तैयार हैं। रिवोनिया ट्रायल मंडेला की जिंदगी का सबसे क्रूशियल मोमेंट था। यहां उन्हें डेथ सेंटेंस भी मिल सकती थी, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली।
मंडेला लिखते हैं कि जब जज ने सेंटेंस सुनाया तो उन्हें रिलीफ भी हुई और दुख भी। रिलीफ इसलिए कि उन्हें मौत की सजा नहीं मिली और दुख इसलिए कि अब वे अपने परिवार और लोगों से दूर रहेंगे। रॉबिन आइलैंड पहुंचकर मंडेला की असली परीक्षा शुरू हुई। वे बताते हैं कि कैसे वहां के गार्ड्स उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें लाइमस्टोन क्वारी में काम करना पड़ता था, जहां धूप और धूल से उनकी आंखें खराब हो गईं। लेकिन मंडेला कहते हैं कि जेल ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। जेल में मंडेला में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की और साथ ही अपने फेलो प्रिजनर्स को भी पढ़ाया। वे कहते हैं कि रॉबिन आइलैंड एक यूनिवर्सिटी की तरह था, जहां अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। यहीं उन्होंने सीखा कि कैसे अपने एनिमीज को भी समझना चाहिए। जेल के अंदर भी मंडेला ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रखीं। वे सीक्रेटली बाहर के एएनसी लीडर्स से कांटेक्ट बनाए रखते थे और जेल के अंदर भी प्रिजनर्स के राइट्स के लिए लड़ते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने गार्ड्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाए। वे कहते हैं कि उन्होंने सीखा कि अपने एनिमीज को भी इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। 80 के दशक में इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा और अपार्थाइड रिजीम को एहसास हुआ कि अब चेंज करना होगा। मंडेला बताते हैं कि कैसे सरकार ने उनसे सीक्रेट टॉक शुरू की। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने लोगों के लिए कुछ करने की। पीडब्ल्यू बोथा और बाद में एफडब्ल्यू डी क्लर्क के साथ नेगोशिएशंस मंडेला की डिप्लोमैटिक स्किल्स का प्रूफ था। वे लिखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखकर अपने देश के भले के लिए बात की। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने उन्हें 27 साल जेल में रखा था। फरवरी 11, 1990 को मंडेला की रिहाई का दिन आया। वे बताते हैं कि कैसे वे नर्वस थे, क्योंकि 27 साल बाद बाहरी दुनिया में कदम रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने हजारों लोगों को अपना इंतजार करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका स्ट्रगल व्यर्थ नहीं गया था। रिहाई के बाद मंडेला को एक नई चैलेंज का सामना करना पड़ा, कैसे एक डिवाइडेड कंट्री को यूनाइट करना। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी समझाया कि अब रिवेंज का टाइम नहीं है, बल्कि रिकंसिलिएशन का है। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि व्हाइट माइनॉरिटी को सजा मिले। एएनसी और नेशनल पार्टी के बीच नेगोशिएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स थे। मंडेला लिखते हैं कि कैसे कई बार लगता था कि बात नहीं बनेगी, लेकिन वे हार नहीं मानते थे। उन्होंने डी क्लर्क के साथ मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल था। अप्रैल 27, 1994 को साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। मंडेला बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और कैसा लगा जब उन्हें पता चला कि वे प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। वे कहते हैं कि ये मोमेंट उनकी पूरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। प्रेसिडेंट बनने के बाद मंडेला की सबसे बड़ी चैलेंज थी रेनबो नेशन बनाना। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाई, जहां अपार्थाइड के विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स दोनों अपनी बात कह सकते थे। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि इससे पहले कभी किसी देश ने ऐसा नहीं किया था। मंडेला अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान के चैलेंजेस के बारे में भी ऑनेस्ट हैं। वे कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करना उतना आसान नहीं था जितना वे सोचते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहे। किताब के अंत में मंडेला रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अभी भी जारी है। वे कहते हैं कि फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल भी होती है। उन्होंने अपना काम किया था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। यह आत्मकथा सिर्फ मंडेला की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन से पूरी दुनिया को बदल सकता है। मंडेला का मैसेज क्लियर है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी नोबल कॉज के लिए लड़ते हैं, तो जीत आपकी ही होगी, चाहे कितना भी टाइम लगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ने के बाद आपको एहसास होता है कि असली हीरोइज्म ये नहीं है कि आप कितने पावरफुल हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मंडेला ने दिखाया कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने एनिमीज को भी अपना बना लेते हैं।